ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। तो कोरोना जागरूकता संवाद की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर लगातार अधिकारी जुड़ चुके हैं, तमाम बड़े डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप सुनेंगे। और आज कोशिश की जा रही है कि हर बारीकी को, हर सवाल का जवाब आपको मिल सके, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और उसी के साथ ही आम लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं, जो घातक साबित हो सकती हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि दुगनी रफ्तार के साथ कोरोना देश भर में, प्रदेश में, और इसलिए भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि शुरुआत से ही आपने देखा कि मुकम्मल इंतजाम किए गए, कदम उठाए गए, तमाम हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए गए मुकाबला करने में। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग से सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, चाहे हमारे चिकित्सक लोग हों या वरिष्ठ चिकित्सक जो रिटायर हो चुके हों, उनसे संवाद कायम करने की बात हो, चाहे हमारे राजस्थान के जितने एनजीओज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, चाहे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, राजस्थान में कोई तबका ऐसा नहीं जिसके साथ मुख्यमंत्री जी ने, इवन कांस्टेबल तक से, थाने में बैठा हुआ कांस्टेबल, उस तक से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि उनका मॉरल बूस्टअप हो सके। राजस्थान में जिस ढंग का हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आम आदमी, क्योंकि इसकी कोई दवा आई नहीं है अभी तक, वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है, ऐसी परिस्थिति में आम आदमी का भयभीत होना स्वाभाविक है और उसकी मनस्थिति पे भी इसका असर पड़ता है। जिस घर में पॉजिटिव केस आता है या जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है उसकी मानसिकता पे इसका असर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में समय समय पे लोगों का मोरल हाई रहे इस महामारी से लड़ने के मामले में और लोग सावधानी नहीं छोड़े, इसी उद्देश्य से समय समय पे सभी लोगों से बात की गई है। आज जो देश के नामचीन डॉक्टर्स के साथ कोरोना जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया है और इससे पूरे राजस्थान के लोगों को कनेक्ट किया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि देश के नामी डॉक्टर्स वो राजस्थान के आम और आवाम को अवगत कर सकें कि इस महामारी में किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से इस महामारी का आने वाले समय में मुकाबला किया जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमारे केसेस कम आए, अब तो पूरे देश में 1 लाख केस पर डे करीब आ रहे हैं। उसका असर हमारे भी पड़ा, हमारे भी 1700 केस पर डे आ रहे हैं। पॉजिटिव केसेस ज्यादा आने की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जोर जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो राजस्थान की रिकवरी ज्यादा हो और हम मृत्यु दर को निरंतर कम करते रहे। हमने प्रयोग किए, अभी प्लाज्मा थेरेपी 7 जगह राजस्थान में चालू की, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब, ये इंजेक्शन जो महंगे हैं, ये गरीब आदमी की रीच तक भी पहुंचे बिना पैसे, उनको ये इंजेक्शंस भी दिए जाएं, जैसा HCQ और जो दूसरी दवाइयां थी रोटिनावीर और लोपिनावीर, उनके कॉम्बिनेशन को प्रयोग में लिया गया। हमारे डॉक्टर्स भरसक प्रयास कर रहे हैं आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन ये सच है कि अभी तक इसका आधिकारिक रूप पे कोई दवा और वैक्सीन नहीं आई है। तो इस महामारी से आम आदमी में भय व्याप्त नहीं हो, वो कैसे बचे, उसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज का ये बड़े जो देश के नामचीन चिकित्सक है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है। मुझे उम्मीद है, मैं सबसे पहले सभी डॉक्टर्स का स्वागत भी करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर राजस्थान में हमें सहयोग भी दिया है और आज आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति राजस्थान की जनता को एक नया संदेश देगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ सर, 10,500 हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको संबोधित करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडलीय साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और जिले में बैठे हुए तमाम हमारे जिला कलेक्टर, एसपीज, CMHOs, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर साहबान और सब लोग जुड़े हुए इसमें, मुझे खुशी है कहते हुए कि करीब 8000 पंचायतें जुड़ी राजस्थान की। अभी जो खबर आई अभी 8000 पंचायतें जुड़ चुकी है और जुड़ने की संभावना है। तो तमाम सरपंच लोग जुड़ गए हैं राजस्थान के, प्रदेशवासी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको लिंक दिया हुआ है।
टीवी में उसको लाइव प्रसारण हो रहा है। तो आज का ये जो ओकेजन है, आप सबको जो हमारे अभी कुछ समझ कह रहे थे कि जो नामचीन जो डॉक्टर्स हैं देश के प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर नरेश त्रियान जी हों, चाहे देवी शेट्टी जी हों, हमारे अपने डॉक्टर शिव सरीन हों, इन सबको तकलीफ दी गई है, जिससे कि पूरे प्रदेशवासियों को भी, और हमने आज विज्ञापन दिया है देश के अंदर, दिल्ली में भी, कि देश के किसी कोने से अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो भी आज जुड़ सकेगा, जुड़ा होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बात बताई, मैं सिर्फ 2-3 बातें कह के चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर साहबान को बुलाया हमने, त्रियान साहब को और शेट्टी साहब को और सईन साहब को, उनकी बात हम सुने। 2-3 बातें मैं ये कहना चाहूंगा। अभी जो विश्व में भारत पहला देश बन गया है जहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, और भारत में संक्रमण का ग्राफ नीचे आने को संकेत नहीं है। 2 बातें जो हम पढ़ते हैं अखबार के अंदर, तो हमें याद आता है कि डॉक्टर नरेश त्रियान ने 21 मार्च को कह दिया था कि वायरस के संबंध में कहा गया कि लड़ाई लोगों की लड़ाई होगी, उस वक्त में कह दिया गया था। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें, अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। और डॉक्टर नरेश त्रियान ने भी कहा पूर्व के वायरस की तुलना में ये वायरस अधिक आक्रामक है और तेज गति से फैलने वाला है। ये बात उस वक्त आपने कही थी मार्च के अंदर, जब इसकी शुरुआत करीब करीब हुई थी। और डॉक्टर देवी शेट्टी ने तो लगातार मैं समझता हूँ कि कई आर्टिकल लिखा है। मैंने निकाले सारी फिगर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर करीब 4-5 आर्टिकल्स देवी शेट्टी जी आए थे। और उन्होंने भी जो है उस वक्त कह दिया था कि भारत में भी कोरोना वायरस का हमला किसी बम से की तरह हो सकता है, बम की तरह हो सकता है, देवी शेट्टी ने कहा था। विश्वव्यापी इस महामारी से सबक सीखने की आवश्यकता है, ये भी कहा था देवी शेट्टी ने कि पूरे विश्वव्यापी में जो महामारी फैली है उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ये मानकर चलना चाहिए उनके राज्य की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है और उसके अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करें। ये बात उन्होंने मार्च के महीने में कह दी थी। तो मार्च, अप्रैल, मई में लगातार उनके आर्टिकल आते गए और उसका लाभ इस प्रदेश की और देश की जनता को मिलता रहा। और डॉक्टर शिव सरीन तो दिसंबर में आए थे राजस्थान में, जब हमने लॉन्च किया था निरोगी राजस्थान, और उस वक्त ही हमने पूरे राजस्थान में घर घर में कैसे सर्वे हो, हर व्यक्ति निरोगी रहे, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी। जो तैयारी हमने करी थी स्वास्थ्य मित्रों के माध्यम से राजस्थान के अंदर, वो तैयारी अचानक जब कोरोना आ गया तो हमारे काम आ गई। इस प्रकार से राजस्थान में जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने और चीफ सेक्रेटरी ने जो आपको बात बताई है, वो तैयारी हमारी इसलिए कामयाब हो पाई कि हमने लगातार पहले से तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की। और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने मेरे ख्याल से करीब करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी, सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए लॉकडाउन के अंदर। कहने के मतलब कैश में, काइंड में खूब डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, लोग तकलीफ नहीं पाए। नॉन कोविड पेशेंट के लिए 550 गाड़ियां लगाई गाँव के अंदर, जिससे कि वो शहरों तक आ सके, घबराए नहीं। तो लॉकडाउन के अंदर भी, अनलॉकडाउन के अंदर भी तमाम तरीके से हमारे यहाँ पर शानदार व्यवस्था है, जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे तीनों मेहमानों का, क्योंकि आज पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, मेरे प्रदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने
और जो बात बार बार आ रही है कि अगर खुद का बचाव खुद को करना है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह अगर इसको रोकना है, जिन मुल्कों ने, जिन प्रदेशों में लापरवाही रुकती है, वहां पर ये कोरोना का अटैक कम होता है। ये दिमाग में रखें आप लोग। इस थीम को लेके हम लोग बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर नरेश त्रियान को, वो अपनी बात करें। त्रियान साहब। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, सारे जो अधिकारी बैठे हैं, मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबको प्रणाम। तो हमारा मेदांता में जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ सर, वो हुआ जो 14 इटालियंस राजस्थान में पाए गए, जो पहले लोग डायग्नोस हुए, जिनको ये कोविड-19 था, तो वो पीएमओ के आदेश से वो हमारे पास भेजे गए। तो उनसे जो हमें सीखने को मिला कि उनकी ट्रीटमेंट में, इंटरनेशनल सिचुएशन में क्या था, कैसे हुआ, क्या पैटर्न था, उससे बहुत बहुत लाभ हुआ हमें। कि एक बात ये है कि जिस चीज में लोगों को किस स्टेजेस से निकलना पड़ता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, उससे काफी लोगों की लाइफ बची और इलाज थोड़ा सिंपल हो गया। डॉक्टर भंडारी ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि आपके नेतृत्व में कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी सक्सेस हुई, और कई नई चीजें जो हैं वो राजस्थान से ही निकली, जिससे हिंदुस्तान ने भी सीखा, दुनिया ने भी सीखा। पर ये बात ऐसी है कि हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें, अगर जो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जितनी भी बनाए फैसिलिटीज वो कम पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं इसको 3 चीजों में बताना चाहता हूं कि ये त्रिकोणीय लड़ाई है। एक, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स क्या कर सकते हैं, और जनता क्या कर सकती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही, सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। क्योंकि मेरे को तो याद है कि भीलवाड़ा एक्सपीरियंस जो था, भीलवाड़ा में जो आप लोगों ने लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल किया था, वो तो हम सबको कोट करते थे। पर अब ये बात हो गई है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हुआ है, वैसे ही ये फैलने की संभावना थी और हो भी रही है। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है। अब इसको जो डॉक्टरों ने इसको समझ लिया और बचाने की साधन सारे समझ लिए कि बहुत कम मोर्टेलिटी है, 1.4% है, हिंदुस्तान की से भी जो एवरेज से भी कम है। ये तो बहुत मुबारक बात है कि गवर्नमेंट के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में कितना अच्छा फैसिलिटी हुई। पर 2 बातें हैं कि एक, लोगों को जो डॉक्टर लोग हैं, जो पैरामेडिकल हैं, वो उन्होंने भी अपना पूरा फर्ज निभाया है और लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जनता का जो है प्रॉब्लम, उसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। जनता को क्या मैसेज मिल रहा है? जनता को ये मैसेज मिल रहा है कि एक तो जो बीमार होंगे और जो युवा हैं, उनको माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, वो ठीक हो जाएंगे, 98% वैसे ही ठीक हो जाएंगे, और 1-2% जो है वो उनको ये प्रॉब्लम आएगी और उनमें से 1.5%, 2% की मृत्यु हो जाएगी। ये एक आप पब्लिक में परसेप्शन देखिए। ये भी बोला कि राजस्थान ऐसी जगह है कि हमें अगर जो कुछ तकलीफ हो गई तो उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक चीज जो पब्लिक नहीं समझ रही मुख्यमंत्री जी, ये नहीं समझ रही कि जिसको ये होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे मॉडरेट हो, उसके ऊपर उसका असर काफी देर तक चलता है। और कई लोग हैं जिनके हार्ट के ऊपर बहुत परमानेंट असर पड़ गया है, चाहे वो 20 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 60 साल के हो। लोगों के लंग फेफड़ों के ऊपर हो, बच तो गए हैं पर फेफड़े फिर भी वीक हो गए हैं। तो इसीलिए ये हमें स्ट्रेस करना है आज के दिन पब्लिक को, तो हम सबको मिलके, गवर्नमेंट को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी के इंचार्ज हैं, हमको सबको एक ही मैसेज देना है जनता को
कि इससे सावधान रहना है। डरना और सावधानी में फर्क है। हम बार बार कहते हैं डरना नहीं है, डरना भी वो रॉन्ग मैसेज चला जाता है दुनिया को कि भाई ये हमें डरना नहीं है, हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। इससे जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सीरियसली इसको बताएं सबको कि इनवाइट मत करो। प्रोटोकॉल बनाई गई है गवर्नमेंट और हेल्थ केयर फंक्शनरीज ने मिलके कि ये प्रोटोकॉल है, ऐसे मास्किंग रखनी है, ऐसे डिस्टेंस करना है, आपने बस में चलना है तो ऐसे चलना है, काम पे जाना है तो ऐसे जाना है, प्लेन में चढ़ना है तो ऐसे चढ़ना। उसका अगर जो वो पूरा पालन करेंगे तो ये बीमारी आपको लगना थोड़ा कम हो जाएगा, नामुमकिन भी हो सकता है। पर अगर जो आपको हो गई, आप युवा हैं, आप घर पे रहते हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में डालेंगे आपको चाहे माइल्ड ही हो। तो इसीलिए ये मैसेजेस जो हम देना चाहें ये बहुत जरूरी है। और ये भी मैं आप लोगों को बुरा ना मानिएगा, ये बताऊं कि जैसे आप लोग भी अपीयर होते हो टीवी के ऊपर बिना मास्क के सारे लोग जो हैं, आपने देखा कि कितने असेंबली के लोगों को हो गया, कितने एमपीज को हो गया, कितने हमारा हॉस्पिटल में तो भरा पड़ा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप लोगों से भी जाना चाहिए, हमसे ही नहीं। आप सारे लोग पहने मास्क, जिसने बोलना है वो उतार के बोले, नहीं तो बाकी डिस्टेंसिंग और मास्किंग होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, पर ये मैसेज गलत जाता है पब्लिक को कि भाई अगर जो पॉलिटिशियन सोचते हैं कि उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्यों डरे, हम तो युवा है। तो ये मेरा मैसेज है कि हम सब मिलके इसको प्रचार दिन रात करें, पब्लिक के ऊपर इंसिस्ट करें, अधिकारी लोग उसके ऊपर, जो पुलिस है या वो जो है, इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट करें। जिस देश ने इसका पालन किया है उनके अंदर सबसे कम संक्रमण हुआ है। आप आज भी देख लो, सिंगापुर में आज बिल्कुल फ्रीली लोग घूम रहे हैं, पर एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो मास्क नहीं पहना है। और जो रेस्टोरेंट भी खुले हैं, सब कुछ खुला है, पर वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करते हैं। अगर जो ये हम इंसिस्ट करें अपनी पब्लिक के साथ तो हम बहुत फायदा कर सकते हैं सर। और इसमें अगर जो हमारा कोई साथ हो तो बिल्कुल हर वक्त तैयार है। इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और मैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार। थैंक यू। Sir, first of all, I would like to congratulate you personally as the Chief Minister of Rajasthan. And I would like to congratulate the government of Rajasthan for doing a fantastic job in preventing COVID spread in your state. Sir, you produced a model called Bhilwara model in preventing early stage coronary, the COVID disease, which became an example for rest of the country to follow. Thank you so much, sir. I would like to congratulate the central government and all the state governments for doing a phenomenal job in preventing COVID spread in our country. I know there are many people criticizing the act of the government, but I want to let you know, sir, as a doctor, I have spent more than 40 years in this profession. In this country, in this world, there are no experts to tell us how to manage COVID. So we should stop criticizing and try to build a nation to face the COVID. Now, why I am so proud of my country is because we have in our country, sir, till date, only 80,000 people have died due to COVID. A country of 1.3 billion people, it is not a large number. It's all because of the proactive action of the government. In our country, sir, every year, 1,15 lakh people die due to natural reasons or few unnatural reasons. So we are privileged because of the action taken by all of you. Only 80,000 people have died. Now look at US with all the infrastructure what they have.
1,99,000 people have died, nearly 2 lakh people. And they're only quarter of our size. Brazil, 1,33,000 people have died. So far, our governments have done a phenomenal job. But now a stage has reached, government cannot spread the spread of COVID. Only people can. Today, it looks as if COVID is out of control, not because of the inaction of the people, inaction of the government. It is the indifference of the people. You have done a job, you have done a phenomenal job, but people are not doing the job. Still, educated people walk around on the street in public places without face mask. So there is enough evidence to show that wearing face mask can bring down the COVID spread significantly. Wearing face mask can give you immunity for a long time to face the COVID. How many of people are washing hands? Sir, it is very important that everyone suspected of disease must go for testing. Testing is the only way to know who are the people who are asymptomatic carriers. Every employer having large number of people, especially in establishments like shops and hotels, should test his employees, because every asymptomatic carrier can spread to 3 people. Sir, country must go back to work. Lockdown is not an option. Shops must open. People must start traveling. Patients should go to hospital, not for COVID, for other illnesses. But unnecessary meetings, unnecessary interactions, gatherings should stop. If somebody is unwell, they must get themselves tested. Because in our experience of having, sir, right now we have 400 COVID patients in our single hospital in Bangalore. And in our experience, sir, delayed presentation is a root cause of mortality. Young people die. They die because they came to the hospital very late. Sir, we should never ridicule a positive patient. We should thank him. Because he has tested, he is positive, he will ensure that he will not spread the disease. Sir, I have one request to you, sir. This is a great opportunity God has given me to tell you that today, sir, higher medical education is liberated. COVID is not going to go away for 1 year. 1 year, imagine if the COVID is going to last, how many doctors we have in our hospital to take care of these patients. Today, you have an opportunity to induct 5,000 young doctors for government service as diploma trainees under the new scheme which central government has launched through the National Board of Examination. So the last date for applying for these 5,000 seats for your state is 30th of this month. You are blessed in having a wonderful people working in your health ministry with very aggressive health secretary, health minister. They have to start the process. So you recruit 5,000 young doctors, sir. Then you will be able to last for 1 year fighting against the COVID, because doctors are falling sick. Nurses are falling sick. The rate at which it is going on, sir, we will not be able to have enough people to fight this battle. So my request, sir, COVID is a big curse for the world, but it is also an opportunity, a great opportunity for us to build a great healthcare system. And I would like to pray to you, sir, this is a great opportunity for you to create vibrant government hospitals of Rajasthan. And once again, you can set a model for rest of the country to follow. I'm extremely grateful to you, sir, for giving me this opportunity. And my entire group of hospital are at your service anytime, any place you ask for service, sir, we are there to serve you. Thank you so much for this opportunity, sir.
थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने तो एमसीआई के बारे में भी कहा था कि फोल्डेड हैंड आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि कुछ आप मेहरबानी करो देश पर, कुछ छूट दो जिससे कि डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सके देश के अंदर। एमसीआई के रूल्स तो बहुत ही टफ है, सबको मालूम है। तो एमसीआई का ढांचा जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ ढांचा है देश के अंदर, और उसके कारण बहुत तकलीफ हुई है पूरे मुल्क को। आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपने कहा कि एमसीआई को चाहिए कि वो थोड़ी छूट दे जिससे कि डॉक्टर्स अपना काम ज्यादा संख्या में कर सके देश के अंदर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो आपने कहा था डिप्लोमा के लिए अपन ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, प्रपोजल डिप्लोमा के लिए हमें अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब मैं डॉक्टर शिवसेन साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार खमा गणी, नमस्कार। आपने खमा गणी से आपने बुलाया और आपके साथ जुड़ने का, राजस्थान की पंचायतों से जुड़ने का मौका मिला। रघु जी, सुभाष जी, सारे लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं आप ही में से, राजस्थान के लोगों में से हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। जिस वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपका नाम बताऊं तो अपने को प्रोसेस समझ आया। इसको सब सार्स कहते हैं, सार्स, SARS। तो S का पहला भाग है समाज, दूसरा शब्द है वो है आप, यू, और थर्ड है रोज हम लोग लगभग 25 से 50 ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई भी संक्रमण के लक्षण नहीं है पता लगा। अच्छा, वो लाइन में खड़े हैं तो और लोगों को कोरोना दे सकते हैं। तो पहली मेरी सुझाव है कि जो भी राजस्थान के, चाहे वो छोटे अस्पताल में जाए चाहे डिस्पेंसरी में जाए, वहां अगर हम सुविधा बता दें तो हम बहुत सारे लोगों को टेस्ट करके बचा सके। दूसरा, जैसे लॉकडाउन हुआ तो सब लोग जैसे डाइट पर होते हैं ना, आप डाइटिंग पर हैं तो कुछ नहीं खाते, उबला खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जो ही डाइटिंग बंद होती है दबा के खाते हैं। तो इसी तरह जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने बिल्कुल सारे नियम तोड़ दिए। तो सरकार तो नियम नहीं बनाएगी, सरकार तो सुझाव देगी। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग इस बात को ध्यान रखें। अब मैं एक दूसरा डेटा आपको देता हूं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, ILBS में नर्सेज हैं, और जो बाकी जनरल आदमी, हम हर महीने उनका सर्वे करते हैं, ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडी देखते हैं। डॉक्टर्स में 2% एंटीबॉडी है, नर्सेज में 7.6%, और जो बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उसमें 20%। अरे भाई, डॉक्टर्स जो मरीजों को देख रहे हैं उनमें ज्यादा नहीं है, नर्सों में नहीं है, क्योंकि वो सारे टाइम प्रोटेक्शन में। पर बाकी लोग भूल गए कि साहब हमें कहीं और से कोरोना हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सलाह भी दूंगा कि राजस्थान में आप ये सर्वे करते रहे, एंटीबॉडी सर्वे, उससे ये पता लगता रहे कि हाँ हमारे यहाँ लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं और किस एरिया में है। और प्लाज्मा थेरेपी आपने बताई, सुधीर से मेरी जब बात हुई थी तो मैं बहुत खुश था कि ये प्लाज्मा थेरेपी आपने शुरू की। निरोगी काया जो आपका प्रोग्राम है, जिसमें 80,000 स्वास्थ्य मित्र हैं, उनके कारण जो आपकी तरक्की हुई है वो प्रशंसनीय है। कोई और स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें कि स्वास्थ्य मित्र ऐसे हो। तो मुझे लगता है कि आप इतनी जल्दी इसमें काबिलियत पा लेंगे रोकने में। अब हम लोग सरकार से हटके समाज पे आते हैं। समाज की क्या जिम्मेदारी है, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की क्या जिम्मेदारी? हमें मिलना है, हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं और परिवार को, घर को चलाना। पर समाज की बहुत जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी में एक हर जगह लिख दें, नो मास्क नो एंट्री। आपको अगर सचिवालय में घुसना है और मास्क नहीं पहना तो एंट्री नहीं। सिंगल रूल है, नो मास्क नो एंट्री। अगर
राजस्थान आपके नेतृत्व में गहलोत साहब ये शपथ लेते आज कि 4 हफ्ते तक हर व्यक्ति मास्क पहने रहेगा, तो 4 हफ्ते में कोरोना का कर्व नीचे आ जाए। कोई तरीका ही नहीं है, स्प्रेड होएगा या नहीं। सिर्फ 4 हफ्ते बराबर मास्क पहने और कोरोना हम लोग ग्राफ को नीचे। तो समाज का दायित्व। अच्छा, आप लोग तो जैनी होते थे साहब, मुझे याद है जैनी मुनि लोग सारे मास्क पहनते थे, हम उनको आदर से नमस्ते करते थे कि साहब मुनि महाराज आ रहे हैं, नमस्ते करें। अरे भाई, जो मास्क पहने हुए उसको नमस्ते करिए, अपना मास्क नहीं उतारे। तो नमस्ते करके उनको आदर दें। ये पूरे पंचायत में, गांव में, हर घर में मैं ये चाहूंगा, दरखास्त करूंगा एज ए डॉक्टर कि एक ही तरीका है, और जैनी मुनि को आदर देते, मास्क पहने हुए को आदर दें, और जो मास्क नहीं पहने उसका निरादर ना करें, उसको समझा दें भैया मास्क पहन, ये तेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल पुलिसिंग है। आप और मैं सोशल पुलिस की तरह काम करें। दूसरे ने नहीं पहना कि भाई तू पहन ले, हमारे लिए तो खतरा है। जैसे चोर होता है, डाकू होता है, वो खतरा होता है, तो जिसने मास्क नहीं पहना वो समाज के लिए खतरा है, मास्क पहने। तीसरी बात, जो तीसरा हमारा पिलर है साहस का, समाज हो गया, सरकार, आप रहे आप, यानी का मतलब मैं, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना, मेरे बड़े बुजुर्ग और बच्चों को खुश रखना। अगर मैंने मास्क नहीं पहना और मैं बाहर से घर आ गया तो मैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको इन्फेक्शन दे सकता हूं। तो याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार की, न्यूक्लियर फैमिली की। दूसरा, मास्क पहनने का तरीका बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनेंगे, जो ही बोलने का समय आया मास्क उतार दिया, मुंह और नाक दोनों खुले हो। मैं चूंकि अपने कमरे में हूं, मैं उतार के बोल रहा हूं। आप बोले भी, जैसे सब लोग बैठे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग मास्क अपना उतारे नहीं सर। इस पतले मास्क में सर्जिकल मास्क पहन करके भी अच्छे से आके बोल सकते। तो मास्क के कई फायदे हैं। अच्छा वाला मास्क N95 है, वो जब पहनते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जाएं, क्राउडेड एरिया में, तो N95 का मतलब है कि 100 में से 95 वायरस के पार्टिकल निकल गए, 5 फिर भी जा सकते हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो नई खबर आई है कि अगर आपने मास्क पहना और वो 5 वायरस के पार्टिकल आप में चले गए तो बहुत अच्छा है, वो एक वैक्सीन बन गई। मास्क इज ए पार्शियल वैक्सीनेशन। तो आपने मास्क नहीं पहना तो 100 के 100 वायरस पार्टिकल आ गए तो आप तो बुड़क गए, आपको बुखार हो गया, आपको कोविड हो गया। पर आपने मास्क पहना, 5 वायरस के पार्टिकल, जैसे अपन वैक्सीन में करते क्या है, वैक्सीन जब आती है, जैसे पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, तो हम लोग छोटा सा वायरस का भाग देते हैं जिससे बॉडी में ताकत आ जाए। तो मास्क पहनने के फायदे 3 हैं। आप बचे हैं, सामने वाला बचा है, और आपको एक तरह से वैक्सीन की तरह से उसने काम किया। और अगर 4 हफ्ते राजस्थान का हर व्यक्ति पहने तो आप देखेंगे नवंबर शुरू होते होते बिल्कुल वायरस कम हो जाएगा, राजस्थान सबसे आगे निकल जाएगा। 2 चीजें मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो लोगों को ऑक्सीमीटर दे सकती है, अपने आप दे सकती है। दूसरा, लोग बाग अखबार से, फाइल से, कागज से ना डरें। वो आदमी अखबार ही नहीं पढ़ता था। हाथ धो लें, अपने 4 तरीके से वायरस जाएगा, मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, आंख से जाएगा, कान से। हाथ धो लिए, बार बार आपने हाथ नहीं लगाए तो वायरस नहीं जाएगा। मास्क पहन लिया, मुंह और नाक से। दूसरा, अगर आप जैसे मीटिंग में कहना है और दूसरे को आप आदर सहित कहें, 5 मिनट से ज्यादा हो, अपनी सीट घुमा लें, आप दूसरी तरफ देखने लग जाएं। गांव में, समाज में, ये इसको आप अनुचित ना माने, इसको एक बुरा व्यवहार ना माने, क्योंकि जोर से कोई बोल रहा है,
खांसी कर रहा है तो वायरस 20 फीट तक जा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। हाँ, सरकार से आपसे 2-3 और दरखास्त है। जिन्होंने काम किया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने एक देवतुल्य काम किया। इट्स लाइक ए गॉड, भगवान की तरह हम लोग एक देवतुल्य अभिनंदन करें उनका। अगर कोई बॉर्डर पे मरता है साहब तो हम उसे शहीद, मार्टियर का दर्जा देते। मैं दरखास्त करूंगा और मैंने इस पे लिखा भी है कि हर छोटे गांव में एक देवतुल्य बगीचे का निर्माण कर ले। राजस्थान का एक बगीचा है, उसका नाम चाहे साल भर के लिए बदल दे, वहां पे उन सब का नाम लिखा जाए जिन्होंने इसमें काम किया है। उन सारे लोगों को आप पुलिस मेमोरियल बनाते हैं, हर जगह उनके नाम होते हैं। क्या जिन्होंने डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बाकी ने काम किया, उन्हें हम भूल जाएं? मेरा रिक्वेस्ट है उन्हें याद रखें। दूसरा, जो सुझाव दिया आपने उनको हम लोग फॉलो भी करेंगे। डॉक्टर राजा बाबू शायद अब जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजा बाबू, वाइस चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नमस्कार सर, नमस्कार। एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है, बोलिए आप। अब नहीं आ रही है। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, एम आई ऑडिबल सर? मैं सुनाई दे रहा हूँ सर? आवाज आ रही है राजा बाबू जी, आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार। मैं अभिवादन करता हूं एवं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं सब गेस्ट स्पीकर्स का, विश्वविख्यात फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं, ग्रेट स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें बचाव व इलाज के तरीकों के बारे में एजुकेट किया। ये आज की मीटिंग बोलिए आज की मीटिंग, ये सर, ये आज की मीटिंग विशेष ही नहीं, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के अथक प्रयासों के बावजूद, जैसा कि डॉक्टर भंडारी ने और बाकी अधिकारियों ने बताया, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बेहतर से बेहतर चिकित्सा का इंतजाम व बचाव के तरीके इजाद करके भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मुझे विश्वास भी है कि सरकार अपने हर प्रयास जारी रखेगी, परंतु फिर भी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ये देखा गया है कि कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि सामाजिक स्तर पर आम आदमी अपनी व्यक्तिगत आदतों और व्यवहार में समय की मांग के अनुसार परिवर्तन नहीं ला सका है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि जन जन तक ये संदेश पहुंचे, मुख्यमंत्री जी का नामी जो डॉक्टर्स हैं वो लोग पहुंचाएं, हम लोग पहुंचाएं, और बाकी जितने डॉक्टर हैं, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लोग ये समाचार पहुंचाएं कि इसलिए जब तक सामाजिक स्तर से प्रत्येक व्यक्ति कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक राज्य सरकार द्वारा चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, वह सब पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सही मायने में हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहा गया है, अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि पेंडेमिक फॉट इन द ऑन ग्राउंड्स, इन पब्लिक, इन कम्युनिटी, नॉट इन द हॉस्पिटल्स। जैसे कि लोग पूछते हैं कोविड कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। मैं हमेशा सबसे कहता हूं और अभी भी हाथ जोड़ के सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको निवेदन करता हूं, कोविड तभी खत्म होगा जब आप चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे इसको फैलाना,
इसको इधर एक दूसरे को फैलाना, ह्यूमन ट्रांसमिशन है जो कंटिन्यू रखेंगे तब तक कोविड खत्म नहीं होगा। इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, सामाजिक स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है और अपने परिवार की करनी है, साथ में जीवन और जीविका दोनों का संचालन बराबर करना है। देखिए, अगर अपन हिस्ट्री देखते हैं तो बड़ी बड़ी पेंडेमिक्स आई हैं और पेंडेमिक्स हमेशा सामाजिक स्तर पर ही लड़ी गई है। स्वाइन फ्लू को देखें, 3 पीक आई है उसमें, पहली पीक आई, दूसरी पीक आई, तीसरी पीक आई। लेकिन जैसे ही समाज के लोग रिलेक्टेंट हुए, मास्किंग नहीं की, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करी, हाइजीन का प्रॉपर पालन नहीं किया, तो तीसरी पीक में करीबन करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो अगर हम ये बीमारी 3 चरणों में फैली, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरे चरण में इसमें लाखों की डेथ हुई, करोड़ों की डेथ हुई। तो मेरा यही कहना है, हमें कोविड-19 के दौरान स्पेनिश फ्लू के काले इतिहास को नहीं दोहराना है, लापरवाही नहीं करनी है। आज भी कई लोग सही तरीके से मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि डॉक्टर सरीन ने अभी बताया, कोई गले में लटका लेता है, कोई दाढ़ी पे लगा के रखता है, कोई नाक नहीं ढकता है, कोई मुंह नहीं ढकता है। डॉक्टर त्रेन साहब ने भी मेंशन किया कि ये इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अबव एज वेल एज बिलो, इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल। जब तक सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पब्लिक लीडर्स, धर्म गुरु ये लोग इसकी पालना नहीं करेंगे, जो कि रोल मॉडल हैं, तब तक इसका अनुसरण पूरी पब्लिक को पालना करना और अनुसरण करना मुश्किल रहेगा। अतः मेरा सबसे निवेदन है कि सब इन चीजों की पालना करें। अगर हम देखें कि दूसरे जो देश हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हांगकांग है, जर्मनी है, इन लोगों की बहुत हाई स्पाइक्स आए, ये प्लेट्यू करने में, उस स्पाइक को नीचे लाने में कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए? वो ही ये पालना करके, क्योंकि पब्लिक हेल्थ को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जो क्यूरेटिव हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ के पास में अभी इस वक्त एश्योरेंस है, कोई पुख्ता दवाई शायद डेक्सामेथासोन के अलावा कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि डबल ब्लाइंड स्टडी से पूरे एविडेंस देती हो कि इससे ये कोरोना वायरस डिजीज ठीक हो जाती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक स्थानों, ऑफिस, बैंकों, पार्कों, सड़कों, दुकानों, शादी समारोह, सामाजिक गतिविधियां, अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियम की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है, जो एक गंभीर विषय है और सरकार के अथक प्रयासों पर पानी फैलाने का कार्य कर रहा है। अगर यदि ऐसा लगातार होता रहा कि सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद, जागरूकता का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के बाद भी अगर जागरूकता के अभाव में हमें इस कोविड-19 महामारी के भयानक दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, पर सचेत कर रहा हूँ। डरने की भी आवश्यकता है, क्यों बिना भय कोई प्रीत नहीं। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि अगर 15% लोग हैं जो सीरियस होते हैं, मॉर्टिलिटी 1.2% है, तो आप सोचिए एब्सोल्यूट नंबर में अगर 1 लाख पर अगर 1200 हैं, तो जब 5 लाख गैलेपिक राइजिंग हो जाएंगे तो कितनी हाई मॉर्टिलिटी होगी, कितने लोगों के प्राण चले जाएंगे। अगर इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो बहुत भयानक है, परसेंटेज में नहीं, हम एब्सोल्यूट नंबर में देखें। हमने अपने कई स्वजनों और प्रदेशवासियों को अपनी स्वयं की ही लापरवाही के कारण पहले भी खो चुके हैं, और यही लापरवाही लगातार बनी रही तो हम अपने कई प्रियजनों को और खो देंगे। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वक्त बड़ा नाजुक है, थोड़ा संभल कर चलिए। ये युद्ध थोड़ा अलग है, अलग अलग रहकर अपने स्तर पर लड़िए। आज की इस विकट परिस्थितियों में जहां सरकार अपनी ओर से सभी प्रयास कर रही है, फिर भी नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आम आदमी अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं ला पाया है। सही तरीके से मास्क नहीं लगाना, 2 गज की दूरी बना के नहीं रखना, बार बार हाथ नहीं धोना, मुंह और नाक को बार बार छूना, साफ सफाई नहीं रखना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर
हर एक प्रदेशवासी को अपनी आदतों में आज परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है, तभी हम मिलकर इस युद्ध में कामयाब होंगे। देखिए, किसी भी महामारी को समाप्त करने के दो पहलू मुख्य रूप से काम करते हैं। एक मेडिकल साइंस है, दूसरा पब्लिक हेल्थ साइंस है। पब्लिक हेल्थ साइंस की ज्यादा जरूरत है अभी आज के समय पेंडेमिक के दौर पे। हमें जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, जो एजुकेट कर सकते हैं, जो इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। इस कोविड-19 का कोई सटीक और पुख्ता इलाज दुनिया भर में कहीं भी सामने नहीं आया है। वैक्सीन आने का अभी सही समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, महामारी जैसे दौर में मेडिकल साइंस के साथ साथ पब्लिक हेल्थ साइंस, जिसको हिंदी में लोक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, की भूमिका अहम होती है। आज तक जितनी महामारी आई है उसमें समाज के लोगों ने ही सामाजिक स्तर पर आंदोलन करके, लोक विज्ञान को अप्लाई करके ही महामारी पर विजय प्राप्त की है। जनता को खुद को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार की ऐसी लड़ाई में आम आदमी की भूमिका बहुत अहम होती है। बिना आम आदमी की जागरूकता के कोविड-19 जैसी महामारी को समाप्त करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कोविड-19 महामारी के दौर में हमें जीवन और जीविका दोनों को साथ साथ चलाना है, जिसमें एक ओर हमें अपना जीवन बचाना है और दूसरी ओर जीवन यापन भी करना है। यदि इस वर्ष 2020 में हम हमारे एम्बिशंस, हमारे प्रॉफिट्स, इन सब को भूलकर हम अपने और अपने परिवार का जीवन ही बचा लें और साथ साथ सबका जीवन यापन कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं यही इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ चंद बातें यदि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रण कर लें तो ये पूरे समाज का प्रण हो जाएगा, फिर पूरे जिले का, फिर पूरे राज्य का, और इस प्रकार पूरे देश का एक प्रण हो जाएगा। मैं समझता हूं और ये सोचता हूं कि इस प्रकार के एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सैनिक समाज की प्रथम इकाई यानी आदमी स्वयं है। आने वाले समय में हमारी ही लापरवाही के कारण कोविड-19 महामारी मानव जाति के लिए एक त्रासदी बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए, बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें अपनाना होगा, उनकी पालना करनी होगी। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार अपने स्तर से ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस महामारी से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि राज्य का मुखिया जन जन के स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशील है। प्रशासन का हर एक सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी युद्ध स्तर पर इस वायरस को हराने की अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप आज की भयानक परिस्थिति को समझते हुए समय की मांग के अनुसार अपने कर्तव्य को समझें और बचाव के तरीके को अपनाएं। मैं फिर दोहराता हूं, इस महामारी की ये लड़ाई एक सामाजिक आंदोलन करके ही ओवरकम की जा सकती है। ये समाज की लड़ाई है, ये समाज के लेवल पे ही इसको निपटाया जा सकता है। क्योंकि हम गवर्नमेंट को कहते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, गवर्नमेंट वो सब कुछ किया है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के सारी वो उपलब्ध कराई है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है, इसकी प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है। लेकिन जब तक हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पर पार्टिसिपेट करके सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं देगा तो इस जंग में कामयाब होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आओ हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने परिवारजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य में कोविड-19 जैसी महामारी को समाप्त करने में अपना व्यक्तिगत योगदान अवश्य दें। इसके लिए जो भी गाइडलाइन और नियम सरकार समय समय पर जारी कर रही है उनकी कठोरता से पालन करें, स्वयं करें, दूसरों से भी कराएं। मैं स्वयं इसी प्रण को लेकर आप सभी से ऐसी अपेक्षा करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः
माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों की जानकारी में बताना चाहता हूं कि ये जो वीसी हो रही है इसमें 2.25 लाख लोग तो जुड़ गए हैं और सैकड़ों लोग इसको व्यू कर रहे हैं विभिन्न टीवी चैनल्स पर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन जारी। कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम के तहत आज देश के नामचीनी चिकित्सकों के साथ इस परिचर्चा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी और इस परिचर्चा में जुड़े हुए हमारे नामचीनी चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रियन साहब, डॉक्टर शिवशरण सरीन जी, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी साहब, सुधीर भंडारी जी, राजा बाबू जी और इस बीसी के माध्यम